नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी का पेपर करेंगे। जो हम लोगों का पेपर हुआ था, ये पेपर आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2021 को हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। ठीक है, तो ये पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर कैसा था? मेरे नज़रिए में पेपर ठीक था, मतलब इसको आसान नहीं कह सकते, अच्छा पेपर था ये। टाइम टेकिंग थोड़ा सा था। देखते हैं पहले क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन थे इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, इस पहले क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारे हिसाब से सारे ऑप्शन गलत हैं। या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या ऑप्शन गलत है, जो भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसका आंसर जो है वो कुछ अलग आ रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है। ठीक है, यानी रेखा के लिए कार्य जो था वो 24 घंटे का था, लेकिन उसने उस दर से केवल 8 घंटे ही काम किया। तो रेखा का काम जो था वो पूरे 24 घंटे का था, उसने 8 घंटे काम किए। इसका मतलब ये हो गया कि रेखा का जो काम बचा, रेखा का काम जो बचा वो कितने घंटे का बचा? रेखा का काम 16 घंटे का बचा। रेखा का कार्य कितने घंटे का बचा? 16 घंटे का। कार्य 24 घंटे का था, 8 घंटे उसने कार्य कर लिए, तो उसका कार्य कितने घंटे का बचा? 16 घंटे का। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि शेष कार्य को 9 घंटे में पूरा करती है। अब शेष कार्य का मतलब कि यही जो हमारा 16 घंटे का काम बचा हुआ है, ये 16 घंटे का काम ये करती है 9 घंटे में। तो यहां से हमको टाइम का रेशियो मिल गया। टाइम का रेशियो 16 और 9 का। रेखा का काम 24 घंटे का था, 8 घंटे काम कर लिए उसने, तो रेखा का काम 8 घंटे का हो गया, तो बचा 16 घंटे का। वही 16 घंटे का रेखा का काम रेखा ने शेष जो है वो 9 घंटे में पूरा किया। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि रेखा एक कार्यावधि में वह कार्य पूरा करना हो तो उस कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगाएगी? तो यहां से आपने देखा कि टाइम का रेशियो 16 और 9 का आया है। तो अगर मैं यहां से एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो में बनाऊं तो 9 और 16 का होगा। पहले रेखा की क्षमता 9 थी, अब 16 हो गई। 9 की क्षमता से रेखा उस पूरे कार्य को करती थी कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 9 की क्षमता से पूरे कार्य को 24 घंटे में करती थी, तो इस नई क्षमता से अगर वो कार्य करे, ये जो नई क्षमता है वो उसकी 16 है, तो 16 की क्षमता से अगर वह कार्य करे तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, यही निकालना था। 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, तो यहाँ हो जाएगा 27/2। 27/2 का मतलब हो जाएगा 13.5 घंटा। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर 13.5 घंटा आना चाहिए। और आंसर की के हिसाब से आंसर 14 घंटा बोला जा रहा है, तो हम उससे सहमत नहीं है। राउंड फिगर में अगर आप लेंगे तो ठीक है कि राउंड फिगर में 14 घंटा हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 13.5 घंटे ही आएगी। अब 13.5 घंटा नहीं है, तो 14 घंटा अगर राउंड फिगर में है तो आप ले सकते हो, बाकी आंसर यही आएगा। अगले, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत सॉल्व किया, इसका आंसर आप अगर 14 घंटे ला सकते हो, तो इसको बिल्कुल सॉल्व करिए और मुझको बताइए कैसे सॉल्व होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% की हानि होने का मतलब हमें 85% की वैल्यू मालूम है, 210.80। कह रहा है कि 9.50, यहाँ 9.50 है, 9.5 है, 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए। 9.5% का लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 109.5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि 9.5 का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 85% की वैल्यू दे रहा है, 15% नुकसान पे हमको वैल्यू दिया जा रहा है 210.80, और 109.50 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग भाग कर देते हैं 85 का, और इस 109.5 का गुणा कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखते हैं, दशमलव अगर हटाना हो तो दशमलव सारे हटा लीजिए। ऊपर 2 दशमलव हटा दिए तो नीचे हमारे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 17 से वैल्यू कट रही क्या? 17 कम 17, 4 बचेगा। 4 बचेगा, 17 दूना 34, 6 बचेगा, कट जाएगा। 17 बचे 85, 17 कम 17, 4 बचेगा, 17 दूना 34 और 17 चौको 68। ठीक है, 5 से इधर आप काट लो। 5 दूना 10, 5 कम 5, 4 बचा, 5 9 45। ठीक है, तो ये बच गया। तो आप ऊपर 219 और 124 का गुणा कर लीजिए, और नीचे 100 है तो 100 का मतलब 2 अंक पे
पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, तो 2 अंकों पे पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए इसको यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। 9 और 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 36, यानी कि यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, 2 जीरो 2 अंक पे दशमलव के बाद। तो 6 देखते हैं कहाँ पे दिख रहा है, तो 6 यहाँ दिख रहा है हमको, बी ऑप्शन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, इसका सॉल्यूशन यही आ जाएगा 271.56। इसका गुणा कर लेना और 2 अंक पे दशमलव लगा दोगे, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर को 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। ठीक है, एक व्यक्ति ने इस स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो पहले एक काम कर लेते हैं। स्कूटर कह रहा है कि स्कूटर जो है वो 245 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो यहां से स्कूटर की चाल आ जाएगी, 245 की दूरी उसने 7 घंटे में तय की, तो दूरी में हमने समय का भाग कर लिया। दूरी में समय का भाग कर लोगे तो इससे स्कूटर की चाल आ जाएगी। कहा क्या जा रहा है, यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल से अगर स्कूटर की चाल के 3/7 चाल से, स्कूटर की चाल का 3/7, ये स्कूटर की चाल आई है, इस चाल के 3/7 चाल से, तो मैंने इस स्कूटर की चाल का 3/7 कर दिया। स्कूटर की चाल के 3/7 चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी। अब 4 घंटे चलाना है तो हमने इस चाल में समय का गुणा कर दिया, तो चाल और समय का गुणा कर दोगे तो दूरी आ जाएगा। यही दूरी हमसे पूछा जा रहा है। सॉल्व करते हैं। 7 त्रिका 21 और 7 पचे 35, 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 5 तिया 15, 15 चौको 60, तो 60 आंसर आएगा। 60 देखते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, देख लीजिए। क्लियर, तो 60 आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती हैं। हालांकि ट्रेन के स्टेशन पर ठहरने होगा, ये टहलने लिखा है, टहलने नहीं, ठहरने नहीं, ठहरने होगा, ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा तो कार की चाल। तो आप देख सकते हैं ट्रेन की जो चाल है वो कार से 50% ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे चाल लिख लेते हैं। पहले यहाँ ट्रेन रख लो और यहाँ कार रख लो। तो ट्रेन की चाल जो है वो कार से 50% ज्यादा है, तो 50% ज्यादा है तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं, कार की चाल 100 है, ट्रेन की चाल 150 है। अगर चाल का रेशियो बनाए तो 50 से अगर आप काटते हो तो 50 से काटने पर रेशियो 3 और 2 का होगा। ठीक है, अब ए स्थान से बी स्थान पे जाना है, चाहे वो ट्रेन को जाना हो चाहे वो कार को जाना हो, दोनों को ए से बी स्थान पे जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमारा टाइम हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो हम जानते हैं स्पीड का अपोजिट टाइम होता है। तो अगर मैं यहां से टाइम का रेशियो बनाऊं तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2 और 3 का। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हालांकि ट्रेन स्टेशन पर ठहरने का समय यानी स्टेशन पे 12 मिनट रुकी रही, इसी 12 मिनट के रुकने के कारण ट्रेन और कार दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे। अगर ट्रेन 12 मिनट नहीं रुकती तो आप देख पा रहे हैं कि ट्रेन की चाल चूंकि ज्यादा है तो ट्रेन जल्दी पहुंच जाएगी और कार को समय ज्यादा लगेगा। लेकिन कार उतने ही समय में पहुंची जितने समय में ट्रेन पहुंची, तो वो इसी वजह से हुआ क्योंकि ट्रेन वहां पर 12 मिनट रुकी हुई थी। तो यानी इनके बीच के जो समय का डिफरेंस है वो 12 मिनट का। तो यहां से अगर मैं समय का अंतर देखूं रेशियो में, तो रेशियो में समय का अंतर 1 है और वो 1 का अंतर हमको 12 मिनट मिल गया। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कार की चाल बताइए। ठीक है, तो कार की चाल पूछ रहा है तो पहले कार का समय निकाल लें। आप देखिए यहाँ पे कार का समय हमको रेशियो में 3 दिख रहा है, तो 1 की वैल्यू 12 हो गई तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 36 मिनट। तो कार का जो समय आ गया वो 36 मिनट आ गया। अब 36 मिनट कार चलती है, ये कार का हमने समय निकाल लिया। हमसे पूछ रहा है कार की चाल, चाल निकालना है। चाल कैसे निकालते हैं, चाल निकालने के लिए हम दूरी में समय का भाग करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन में आपको दूरी दी गई है 81 किलोमीटर। ठीक है, तो 81 किलोमीटर की दूरी चलनी है और कितने देर में भाई चलनी है, वो 36 मिनट। आप देखिए समय आया था तो 36 मिनट का भाग दे दो। अच्छा, चूंकि ये किलोमीटर में है, ये हमारा मिनट में है, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे। मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 का भाग करोगे। अगर 36 में 60 का भाग करेंगे तो वो 60 हमारा ऊपर आ जाएगा। क्लियर।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 से काट दें, 12 तिया 36, 12 25 60, 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो ये हमारा हो जाएगा 27। 27 गुणे 5 135, तो 135 आना चाहिए। 135 देख लीजिए कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल ठीक है। 12 25 60, 12 तिया 36, 3 से काट दिया 27 हो जाएगा। 27 गुणे 5 135, बिल्कुल ठीक है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़िए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात दिया हुआ है 4 और 5 का। एक्स और वाई का जो आय का अनुपात है वो 4 और 5 का। ये जो आय का अनुपात है वो कब का है, पिछले वर्ष का। कह रहा है इस वर्ष उनकी आय जो है, ये पिछले वर्ष का रेशियो है, इस वर्ष उनकी अपनी आय जो है वो 3 4 और 2 3 के अनुपात में है, यानी इस नए वर्ष की बात हो रही है। तो नए वर्ष की बात कह रहा है कि इसका जो रेशियो है वो 3:4 के रेशियो में बढ़ गया, और ये जो रेशियो है वो 2:3 के रेशियो में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की जो आय अगर पहले 3 थी, तो अगर x की आय पहले 3 थी तो आज 4 होगी। y की आय पहले 2 थी तो आज 3 होगी। ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं x की आय जो 3 है वो हमारी 4 के बराबर है। यही तो x की पिछली आय है। ये जो रेशियो दिया है x के पुराने और नए का रेशियो दिया है, और यही x की पुरानी आय है। इसका मतलब क्या है, यहां x की जो पुरानी वैल्यू 3 है वो हमको ऊपर 4 के बराबर दिख रही है, तो हमको इसकी नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नई वैल्यू का मतलब 4 वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग 3 का भाग करेंगे और 4 का गुणा करेंगे, तो 4 चौका 16/3। तो यहां हम लिख देंगे इसको 16/3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने पहले इस तरह के क्वेश्चन जरूर किए होंगे रेशियो में। ऐसे ही y के बारे में कहा जा रहा है, y पहले 2 था अब 3 हो गया। y की पहले वाली वैल्यू जो 2 थी वो 5 के बराबर, तो 2 की वैल्यू 5 है, तो अगर मैं आज की 3 वाली वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 2 का भाग करूंगा, 3 का गुणा करूंगा, तो ये 15/2 हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी आज की वैल्यू हो गई। अगर इनके बीच अगर रेशियो बनाया जाए तो ये रेशियो जब बनाओगे 2 इधर चला जाएगा, तो 2 इधर चला जाएगा, तो 16 दूना 32 और 15 तिया 45। तो ये जो है x और y का नया रेशियो आ गया 32 और 45 का। 32 और 45 का। हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे कह रहा है उनकी वर्तमान आय का योग जो है वो 15,400। अगर इनका हम योग देखें, अगर मैं इनका योग देखें तो इनका योग जो हो जाएगा वो 77 हो जाएगा, और वो 77 जो है वो 15,400 के बराबर है। 77 जो है वो 15,400 के बराबर है। कहा क्या जा रहा है, x की वर्तमान आय, x की वर्तमान आय देखिए रेशियो में हमारी 32 है, तो हमको 77 की वैल्यू मालूम है, 32 की वैल्यू निकालनी है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 77 का 2 गुना 154 होता है, तो अगर मैं 32 का 2 गुना करूं तो 32 का 2 गुना 64 होगा, और चूंकि यहाँ 2 जीरो भी एक्स्ट्रा है तो मैं 2 जीरो बढ़ा दूंगा, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो 6400 आ जाएगा। तो 6400 देखते हैं आंसर, डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरि ने 2 वस्तुएं ए और बी को कुल मिलाकर 1250 रुपए में खरीदी। उसने एक को 20% हानि पर और बी को 15% लाभ पर बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दुगने से 75 रुपया कम था, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, हरि ने 2 वस्तुएं ए और बी को कुल मिलाकर 1250 में खरीदा। तो 1250 में खरीदा यानी ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो 1250 रुपए। ए को 20% हानि, ए को क्या हुआ 20% हानि। अब यहां से देखिए ए को 20% हानि है तो ए का विक्रय मूल्य 80% हो जाएगा, और बी को 15% लाभ। ए को 20% की कह रहा था हानि और बी को 15% का लाभ। अगर यहां बी को 15% लाभ लोगे तो इसकी वैल्यू 115% हो जाएगी। बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दुगने से 75 कम था, क्या कहा जा रहा है, बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दुगने, यही ए का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दोगुने से ये कितना कम था, 75 रुपए कम था, तो बराबर में हम 75 रुपए रख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं 2 इक्वेशन बन गई, एक ए प्लस बी की इक्वेशन बन गई और एक हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ए बी का मान निकाल लोगे। हमें पूछ किसका रहा था, क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ए का मूल्य आ जाएगा। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने में काफी अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होगा,
टाइम खराब होगा। पेपर में इतना समय नहीं होता कि आप बैठ के वहां पे इक्वेशन बनाएं। इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन से कर सकते हो, या सबसे बेहतर ये होगा कि आप इसको बाई ऑप्शन करिए। बाई ऑप्शन करेंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। बाई ऑप्शन देखते हैं। देखिए, अगर पहला ऑप्शन अगर हम ले, ए का क्रय मूल्य 550, अगर मैं इसमें से ए का क्रय मूल्य अगर 550 लूंगा तो बी का क्रय मूल्य हो जाएगा इसमें से 700 रुपए। ठीक है, अगर इसमें से घटा दिया जाए 550 तो। अब क्वेश्चन कैसा क्या कह रहा था, ए को 20% की हानि। अगर यहाँ ए को अगर 20% की हानि अगर हुई तो 20% इसका हो जाएगा हमारा 110। तो 110 अगर घटाते हो तो ये 440 हो जाएगा। बी के लिए क्या कह रहा है, बी के लिए कह रहा है 15% का लाभ। अगर मैं यहाँ 15% लाभ लूं, 15 सत्ते 105 होगा, यानी 805 हो जाएगा ये। ठीक है, अब कह रहा था कि इसके दुगने से, आप देख सकते हैं कह रहा था ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने। तो अगर मैं इसका दुगना करूं तो इसका दुगना हो जाएगा 880, और इनके दुगने से अंतर कितने का बोला था, अंतर बोला था 75 रुपए। क्या इनका अंतर 75 आ रहा है? 880 में अगर 805 घटाएं तो 75 का अंतर बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी आप इसी तरह से और ऑप्शन चेक कर सकते थे, अगर ये ऑप्शन मैच ना करता तो। पहला ऑप्शन मैच कर गया तो ठीक है। तो इस तरह बाई ऑप्शन जल्दी कर सकते हैं, बाकी सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा खराब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। 2 पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। देखिए, ए जो है वो 10 मिनट में खाली कर रहा है और बी जो है वो उसको 15 मिनट में खाली कर रहा है। ये दोनों खाली कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहां माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जबकि सी अकेले उस टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। सी 12 में भर सकता है। आगे क्या कहा जा रहा है, जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी 4 मिनट के लिए खोले जाते हैं। ठीक है, चलो पहले एलसीएम लेकर इनका टोटल काम बना लिया जाए। तो यहां से अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 60, यहां पे क्षमता हो जाएगी 6, यहां पे 4 और यहां 5। ये दोनों चूंकि खाली कर रहे हैं इसलिए माइनस लगाया हुआ है, ये भर रहा है तो हमने प्लस लगाया हुआ है। ए बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। कब खोला जाता है, कह रहा है जब पूरा टैंक भरा हो तो उस समय ए बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ए बी को अगर देखा जाए तो ए बी की क्षमता मिला के 10 है। ए बी 10 मिनट की क्षमता से अगर खाली करेंगे तो 4 मिनट में कितना खाली कर देंगे, 40 खाली कर देंगे। टंकी कितने की है, 60 की है। 60 में 40 खाली हो गया तो इसका मतलब है कि उसमें पानी बचा कितना है, 20 बचा है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा, कह रहा फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया गया। ठीक है, पाइप ए बंद कर दिया गया और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया गया, यानी जो बाकी बचा काम है वो बी सी करेंगे। अब आप देख सकते हैं बी की क्षमता से सी की क्षमता ज्यादा है, इसका सीधा मतलब है कि सी जो है वो टंकी भर रहा है इसलिए टंकी फुल हो जाएगी। टंकी में पानी कितना बचा हुआ है, 20 लीटर, जबकि टंकी है कितने की, 60 की। तो 60 की टंकी है, टंकी में पानी 20 है, यानी आपको कितना और भरना है, 40 और भरना है। बी और सी दोनों को चालू कर दिया तो बी तो 4 खाली करेगा। अच्छा, ए को बंद कर दिया, ए का आप कोई काम नहीं। बी को और सी को चला दिया, बी 4 खाली करेगा, ए 5 भरेगा। तो इसका मतलब है कि 1 ही लीटर पानी जा पाएगा, एक एक जाएगा तो 40 लीटर 40 मिनट में चला जाएगा। तो जरा 40 देखिए आंसर क्या है। क्या अब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो 40 लगेगा। तो 40 यानी कि डी ऑप्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यहां देख सकते हैं। यहां पे बेलन का आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन पूछ रहा है। 7 मीटर गहराई यानी ऊंचाई दी गई है और 20 मीटर त्रिज्या दी गई है। बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो हमको कह रहा है कि आयतन बताइए, तो जैसा कि हम जानते हैं बेलन के आयतन में पाई का इस्तेमाल होता है और पाई का मान होता है 22/7। 22 का गुणा होने का मतलब है कि 11 का गुणा होना, यानी जो भी आंसर आएगा वो 11 के गुणनफल में आना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। तो जरा चेक कर लेते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, 8800, तो वही बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे बाई ऑप्शन कर सकते हैं। बाकी सॉल्व करके देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7। रेडियस आपको दी गई है 20, तो रेडियस 20 दी गई है तो 20 गुणे 20 कर लो, पाई आर स्क्वायर हो गया। एच हमको दिया गया है 7, बस यही इसका वॉल्यूम हो गया। 7 से 7 कट गया, ये हो गया 22 गुणे ये 400, 22 चौका 88 और 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 8800 हमारा इसका आयतन आ जाएगा। तो आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 8800 देखते हैं, 8800 पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपया कम होता है। धनराशि ज्ञात करिए। देखते हैं 10% की दर से 3.5 वर्षों की बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए 10% की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप गुणा करोगे तो आप कहोगे भाई ये तो 35% ब्याज होगा। भाई यहां पे क्या कहा जा रहा है, ये तो 10% की दर से 3.5 साल का हो गया। अगर यहां पे देखा जाए तो 9% की दर से 4.5 साल की बात हो रही है। अगर 9% की दर से अगर मैं 4.5 साल का ब्याज निकालूं और गुणा करूं तो 9 चौका 36 और 4.5, तो 9 चौक यानी 40.5 हो जाएगा, 40.5%। तो यहां ब्याज हो गया हमारा 35%, यहां ब्याज हो गया 40.5%। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ब्याज का अंतर है वो 55 रुपया कम होता है। अच्छा यहां से जरा आप देखिए कि यहां से इनका अंतर आपको कितना दिख रहा है, 35 और 40.5 में हमको 5.5% का अंतर दिख रहा है। यही 5.5% का जो अंतर है वो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 55 रुपए के बराबर। 5.5% की वैल्यू 55 रुपए दी गई है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, धनराशि यानी 100%, 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। आप देख सकते हैं इसका ये 10 गुना है, 5.5 का 10 गुना 55 है, तो 100 का अगर मैं 10 गुना कर दूंगा तो 100 का 10 गुना हो जाएगा 1000 रुपए। तो 1000 रुपए जरा चेक करिए, 1000 रुपए हमारा आंसर है कि नहीं। तो 1000 रुपए हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बॉडमास रूल पर है, सिंप्लीफिकेशन से है। क्या लिखा हुआ है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 4/5 डिवाइडेड बाई 4 तिया 12 और 1 13/4 ऑफ का मतलब का, ये 8/13 माइनस डिवाइडेड बाई, यहां क्या लिखा है, अच्छा यहां देखो 8 सते 56, 8 सते 56, ये तो एलसीएम कट जाएगा। ऊपर 8 - 7 होगा, तो 8 - 7 करोगे तो ऊपर तो 1 बच गया, और यहां 8 + 7 होगा तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, 56 56 तो दोनों कट जाएगा, इंटू 7 चौका 28 और 2 30/7 और प्लस 3/5। यही हमको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, का को सॉल्व करेंगे। का सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, 4 दूना 8। इसके बाद क्या सॉल्व होगा, डिवाइड करोगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा। 2 जब नीचे आएगा तो 2 4 को काट देगा तो 2/5 हो जाएगा ये, माइनस ये 1। अब गुणा सॉल्व कर लो, यहीं पे का और भाग का काम हो गया, गुणा सॉल्व कर लो। 15 दूना 30, तो यहां से बचा -2/7 और प्लस 3/5। क्लियर। 2/5 और 3/5 ये जोड़ने पे हमारा पूरा 1 हो गया, और ये -2/7 हो गया। 7 में 2 घटाया तो 5/7। तो 5/7 आंसर चेक करिए, क्या 5/7 आंसर आ रहा है। 5/7 हमारा आंसर है बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन 5/7 ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत हमारा 20.6 है। देखिए ये एवरेज से क्वेश्चन आ गया हमारा। 9 संख्याओं का एवरेज हमको दिया है 20.6, उनमें से 3 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है 26.1, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15.2। कह रहा शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। चलिए देखते हैं। टोटल 9 संख्याएं थी, ये औसत की बात हो रही भाई। 9 संख्याओं का औसत दिया है, 3 का दिया है, बाकी 3 का दिया, यानी 3 3 6 संख्याओं की वैल्यू दी गई है, और बाकी जो बच गए 3 संख्या उन्हीं की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको भी 2 मेथड से कर सकते हो। एक मेथड तो है कि आप इसका गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो, इसका गुणा, ये जितना टोटल आएगा गुणा करने पे उसके में से ये टोटल घटा लेना। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इन 3 लोगों की वैल्यू आएगी, तो इस 3 का उसमें भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहला तो ये बेसिक मेथड हो गया। अगर ऐसे ना करें तो कैसे करेंगे, देखिए आप टोटल ऐसे देखिए कि हमारे क्लास में कुल 9 बच्चे हैं, कुल हमारे क्लास में 9 स्टूडेंट हैं। हर एक स्टूडेंट को 20.6 रुपए देने हैं। कितने देने हैं, 20.6 रुपए मान लो, या 20.6 टॉफियां मान लो। टॉफियां दशमलव में हो नहीं सकती, ठीक है, चाहे आप जो मानना चाहो मान लो। 20.6 मान लेते हैं।
ठीक है, 20.6 टॉफियां देनी है, 20.6 टॉफियां देनी है। ये 3 बच्चे कह रहे हैं कि हमको 20.6 नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 26.1। अब आप जरा ये देखिए कि ये जो बच्चे हैं अपने एवरेज से कितना ज्यादा ले रहे हैं। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5.5। तो एक बच्चे ने 5.5 ज्यादा लिया, तो ऐसे कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। तो 3 बच्चे मिला के अगर देखा जाए तो 5.5 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 16.5। तो इसने 16.5 टॉफियां ज्यादा ले ली। अगर मैं इससे इन बच्चों की अगर तुलना करूं तो ये बच्चे अगर देखा जाए तो ये कितना ले रहे हैं, ये 15.2 ले रहे हैं। तो ये क्या एवरेज से कम ले रहे हैं कि ज्यादा, तो अगर इनको देखा जाए तो ये एवरेज से कम ले रहे हैं। कितना कम ले रहे हैं भाई, अगर इनको देखा जाए तो ये 5.4 कम ले रहे हैं। कितना कम ले रहे हैं, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5.4 कम ले रहे हैं। एक बच्चे ने 5.4 कम लिया तो 3 लोगों ने कितना कम लिया, इसको कैलकुलेट कर लो। तो 5 या 15 और 1 16.2, 16.2 टॉफियां इन्होंने कम ली। ओवरऑल अगर इनको सॉल्व किया जाए तो ये देखेंगे तो ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो यहां हमारा प्लस में वैल्यू बचेगी 0.3। अब प्लस 0.3 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्लस 0.3 ये कहना चाहता है कि इन लोगों ने 0.3 टॉफियां ज्यादा ले ली। अब 0.3 टॉफियां ज्यादा ले ली तो ये टॉफियां मैनेज कैसे होंगी, ये मैनेज कैसे करेंगे, ये 3 बच्चे मैनेज करेंगे, ये 3 बच्चों को ही ये मैनेज करना पड़ेगा। अगर इनके दोस्तों ने अगर मुझसे 0.3 टॉफियां ज्यादा ले ली तो ये मैं मैनेज कैसे करूंगा, इनको इनके हिस्से से कम करके। तो 3 लोगों के हिस्से से अगर मैं 0.3 कम करूंगा तो एक के हिस्से से मैं कितना कम करूंगा, 0.1 कम करूंगा। अच्छा, एवरेज था कितना, 20.6। 20.6 में से आपको कम कितना करना है, 0.1 कम करना है। तो इसमें से 0.1 घटा लो तो ये आंसर हो जाएगा 20.5। तो 20.5 देखिए आंसर होना चाहिए हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, आप चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, उसमें समय थोड़ा और ज्यादा ही लगेगा, ऐसे आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 273, 312 और 351 का एचसीएफ एक्स है तो एक्स का मान के बीच होगा, यानी ये रेंज दी गई है कि 25 से 30 के बीच होगा, 35 से 40, 40 से 45 और 30 से 35। इनका एचसीएफ पूछा जा रहा है। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। 273, 312 और 351 इनका एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालने के 50 तरीके होते हैं जो मैंने भी कई तरीके पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसमें आप सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी संख्याएं 2 से ज्यादा हों तो आप ऐसी संख्या पकड़िए, ऐसी 2 संख्याएं पकड़िए जिनमें आपको अंतर सबसे कम दिखाई पड़ रहा हो। अगर हम देखें तो इनमें अंतर हमें लग रहा है शायद कम होगा। वैसे आप किसी 2 संख्या को ले सकते हो, लेकिन आप अगर कम अंतर वाली संख्या लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम रहेगा। अगर मैं इनका अंतर देखूं तो 51 में से 12 अगर घटा लें तो हमारा अंतर बनेगा 39। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 39 होगा या 39 का ही कोई न कोई गुणनखंड यानी कि फैक्टर होगा। अब देखना यह होगा क्या 39 इन तीनों संख्याओं को काट रहा है, तो आप 39 से भाग दे दीजिए। 39 से अगर भाग देने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप जानते हैं 39 हमारा टूटता है 13 और 3 में। 13 3 से आप चेक करिए। 3 से चेक करने का रूल क्या होता है, अंकों का योग। अंकों का योग देखते हैं, 2 और 7 हमारा 9, 3 ये कट गया 3 से, ये 6 हो रहा है ये भी 3 से कट रहा है, और ये 5 3 8 9 ये भी 3 से, यानी 3 तो आएगा ही आएगा एचसीएफ में। अब 13 देखना है 13 काट पा रहा है कि नहीं। 13 दूना 26, 1 13 काट रहा है ये, 13 दूना 26 और 5 13 चौको 52 कट गया ये, 13 दूना 26 और हमारे पास 9 बचा, 13 7 91 कट गया, यानी कि वैल्यू 3 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है। 3 13 दोनों से कटने का मतलब है कि वैल्यू पूरी पूरी 39 से कट रही है, यानी 39 ही इनका एचसीएफ होगा। तो हमने इनका एचसीएफ निकाल लिया कि इनका एचसीएफ 39 होगा। अगर मान लीजिए 3 से ना कटता, 13 से कटता तो एचसीएफ 13 होता, 13 से ना कटता 3 से कटता तो एचसीएफ 3 होता, दोनों से कट गया तो इसका मतलब एचसीएफ 39 ही है। 39 किसके बीच में आएगा, तो 39 देखिए यहां आ जाएगा 35 और 40 के बीच में, तो इसका बी ऑप्शन जाएगा। 35 से 40 के बीच में 39 आएगा तो इसका दूसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात में व्यक्त करिए, यानी कि आपको ये सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है। 75/17% को सॉल्व करना है कि ये कितना आएगा,
इसका रेशियो बनाना है बस। आप जैसा कि जानते हो, जब भी आप किसी भी परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदलते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलते हो, आप उसमें 100 का भाग करते हो। तो अगर मैं इसको भिन्न के रूप में बदलूंगा तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें 100 का भाग करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। 25 से अगर ऊपर वाली वैल्यू को काटा जाए 3, अब 25 चौका 100, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 17 चौको 68 आ जाएगा, यानी रेशियो आ जाएगा 3/68। जरा 3 और 68, 3 और 68 का रेशियो देखिए कहीं है ऑप्शन में, देखिए बी सी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन हमारा 3:68 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बहुत आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पे आइए। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया, उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत क्या है? देखिए, स्वेटर का जो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस था वो 1422 रुपए था, उसने उसको सेल किया है 1264 रुपए में, ये उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। पूछा जा रहा है कि बताइए छूट का प्रतिशत क्या है, कितने % की छूट हुई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे होती है। तो आप पहले इसमें से इसको घटा के देख लो कि आपका जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कितने का है, रुपए में डिस्काउंट कितना है। 12 में 4 गया 8 हो गया, 11 में 6 गया 5 हो गया, और 3 में 2 गया 1 हो गया, तो हमारा कितना हो गया 158 रुपए की छूट हमारी हो गई। ठीक है, अब ये 158 की जो छूट मिली वो कितने पर मिली, वो मिली हमें 1422, हमारा अंकित मूल्य है, हमेशा छूट अंकित मूल्य पे ही निकालते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो ऊपर वाली वैल्यू 2 से कट रही, 2 सत्ते 14, 2 9 18, नीचे 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसको काट रहा होगा तो 790 से ये 79 कम, यानी 9 बार में इसको काट रहा है। इसको ये कितनी बार में काट रहा है, 9 बार में। तो 100/9 या 1/9 कह लो, 1/9 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो 1/9 का हम लोग जानते हैं परसेंटेज 11 सही 1/9% होता है। 1/9 अगर फ्रैक्शन में है, आपको याद होना चाहिए वो 11 सही 1/9% होती है। 11 सही 1/9% आंसर देख लीजिए, तो वो 11.11 लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा जाएगा। तो 11.11% की छूट हो गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ है, सॉल्व करते हैं भाई। देखिए यहां पे तो पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा है तो ये तो पूरा पूरा अंदर सॉल्व होगा, और बाहर 53 है भाग में और बाकी इधर, तो इधर वाली वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। इधर अगर हम लोग भाग करेंगे तो इसको लिखेंगे 60/16, 60/16, ठीक है, गुणे 2, माइनस अंदर वाली वैल्यू देखते हैं। अंदर पहले आप का सॉल्व करोगे तो ये 19 गुणे 5 हो जाएगा 95, डिवाइडेड बाई 95, सॉरी ये हमारा 76 है, ठीक है, ये 95, और इसके बाद हमारा माइनस लगा है 15, और ये भाग लगा हुआ है 8 का, और गुणे, इसको सॉल्व कर लो। 21 में 25 घटा दोगे -4 आ जाएगा, -3, और यहाँ डिवाइडेड बाई 53। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, 2 से अगर 16 को काटा जाए 8 हो जाएगा, 4 से कटेगा तो ये 2, और यहाँ 4 से काटोगे तो 15, तो ये हो गया 15/2 माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ पे भाग सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पे भाग को सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 76/95, माइनस यहाँ पे भाग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15/8, और गुणे इसका गुणा हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा एक सेकेंड यहाँ पे जरा देख लेते हैं, ये ठीक है, -4 है, और ये -3 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हमारा 53 है। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। 19 से काट लेते हैं, 19 चौका 76, 19 पचे 95, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, यहां से 4 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 15/2 बचा, माइनस यहां बचा 4/5, यहां क्या बचा हमारा, यहां बचा -15/2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 15/2, और -3, और डिवाइडेड बाई हमारा 53। इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 15/2 जो सब बाहर है वो रहने दो, अभी अंदर वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं। इनका सबका एलसीएम हमारा 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 15 पच्चे 75 हो जाएगा, अब -3 का मतलब हो जाएगा -30 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हमारा 53 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये 15/2, इसको माइनस है भाई, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ माइनस है, माइनस 75 8 83, 83 में से 30 घटा दिए 53 हो जाएगा, 53/10। और यहाँ भाग है, भाग को आप गुणे में चाहो तो चेंज कर लो, अब भाग को गुणे में चाहोगे 53 नीचे आ जाएगा, ये 53 से 53 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 15/2 और माइनस 1/10, यही बचेगा हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 10 हो जाएगा, यहाँ 5 15 पचे 75, 75 में से 1 घटा दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 74/10। 74/10 को अगर ऊपर नीचे 2 से काटा जाए तो 2 से काटोगे तो 74 को अगर ऊपर काटोगे तो 38 हो जाएगा, और सॉरी 2 3 2 3 6 2 7 14, 37/5। अब 5 से काटो, 5 से 35, तो यानी 7 सही 2/5 आ जाएगा, 7 सही 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 7 सही 2/5, 7 सही 2/5 देखिए, 7 सही 2/5 यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये सही है। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जैसे क्वेश्चनों में बहुत ध्यान से करिए क्वेश्चन, क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक हो गई, कभी कभी देखिए हम लोग भी सोचना पड़ता है कि कहीं बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं जोड़ गलत हो रहा हो, घटाना गलत हो रहा हो, कहीं भाग में गलती हो रही है, तो बहुत छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान दे के करनी पड़ती हैं। अगर कहीं से हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा सवाल चौपट हो जाएगा और आपको फिर से पूरा सवाल शुरू से लगाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पेन वाला बात तो यही है कि भाई अगर आप शुरू से अगर कहीं हल्की सी मिस्टेक हुई तो आपको ये पकड़ नहीं पाओगे गलती क्या हुई, आप पूरे ही चेक करोगे सवाल को, तो इसलिए ध्यान से करिए। तो इसका सी ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास वाले आपके गोले हैं। ठीक है, ढेर सारे गोले हैं। अब कह रहा है कि उनको बनाया गया है, किससे बनाया गया है, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया गया है। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऐसी गेंदों की संख्या क्या होगी। चलिए, यानी कि इसका मतलब है कि एक गोले से आप ढेर सारे छोटे छोटे गोले बना रहे हो, तो गोले, एक बड़े गोले का आयतन कई सारे गोलों के छोटे छोटे गोलों के आयतन के बराबर। अब गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन हम लोग जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर मैं यहां लिखूं 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ बड़े वाले का अगर मैं देखूं तो इसका व्यास अगर अगर आप देख सकते हो अगर 18 है तो रेडियस 9 हो जाएगी, तो 9 का क्यूब कर देंगे। और इन्हीं से आप छोटे छोटे गोले बना रहे हो, इनका व्यास 2 दिया है तो इनकी रेडियस 1 हो जाएगी, तो यहां भी लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमारा 1 हो जाएगा तो 1 का क्यूब। ऐसे कितने गोले बनेंगे भाई, तो ऐसे हमने मान लिए कितने गोले बनेंगे, ऐसे छोटे छोटे n गोले बनेंगे उस बड़े गोले से। अब इस 4/3 पाई का कोई मतलब तो है नहीं, 4/3 पाई तो दोनों तरफ हमारा कट ही रहा है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां तो 1 बचा, इसका कोई मतलब नहीं, तो 9 का क्यूब कर दो, 9 का क्यूब हमारा हो जाएगा 729। 729 ऐसे छोटे छोटे गोले बनेंगे। तो 729 देखते हैं आंसर हमारा, पहला ऑप्शन। बहुत आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पे आइए। किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे, वरीयता सूची में 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों का औसत 84 74 है शेष छात्रों का। अभी देखिए एक ऐसा ही मिलता जुलता सवाल हम लोगों ने किया है एवरेज का, और वैसा ही सवाल और एक आ गया पेपर में। 100 लोगों का आपको दिया हुआ है औसत 80, फिर क्या कहा जा रहा है, 15 छात्रों का औसत कितना दिया जा रहा है हमको, 15 का औसत दिया जा रहा है 84 और बाकी 15 का दिया जा रहा है हमको 74। पूछा जा रहा है शेष जो बच गए, शेष का औसत क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए टोटल 100 लोग थे, 100 में हमारा 30 लोगों की वैल्यू दे रखी है, 15 15 30 लोगों की, जो बाकी 70 लोग बच गए उनकी वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो गुणा करके कर सकते हो, इसमें इसका गुणा कर लो, इसमें इसका गुणा कर लो, इसमें इसका गुणा कर लो, इसका जितना टोटल आया होगा उसमें से इसके टोटल को घटा देना। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 70 लोगों की वैल्यू आएगी, उसमें 70 का भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे करिए, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया। हमारे क्लास में कुछ 100 बच्चे बैठे हैं, मैं प्रत्येक बच्चे को 80 टॉफी देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हर एक बच्चे को 80 टॉफियां मिले। लेकिन जब मैं इन बच्चों के पास पहुंचा तो इन्होंने कहा कि मुझे 80 नहीं, मुझे तो 84 चाहिए। तो इन्होंने कितनी टॉफियां ज्यादा ली, 4 टॉफियां ज्यादा ली। एक बच्चे ने 4 टॉफी ज्यादा ली, तो यहां 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चों ने कितनी टॉफी ज्यादा ली, 15 चौका 60 टॉफियां ज्यादा ली। अगर मैं इनसे इनकी अगर तुलना करूं तो मैं देखूंगा कि ये जो है वो 6 टॉफियां कम ले रहे हैं। अगर ये 6 टॉफियां कम ले रहे हैं तो एक बच्चे ने 6 कम लिया, तो 15 ने 15 छक्का 90 कम लिया।
ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो 60 ज्यादा और 90 कम का मतलब हो जाएगा 30 कम, यानी इन्होंने 30 टॉफियां कम ली। अब ये जो 30 टॉफियां कम ली, इन 30 टॉफियों का किया क्या जाए भाई, वो टॉफियां मुझे तो खानी नहीं, तो वो टॉफियां मैं क्या करूंगा, वो बाकी बच्चों में बांट दूंगा। बाकी कितने बच्चे बचे, 70 बच्चे। तो यानी उन 70 बच्चों का जो औसत था, वो 80 जो टॉफियां मिलनी थी वो तो मिलेंगे ही मिलेंगी, वो 80 तो हर एक बच्चे को मिलनी थी, वो उन 70 बच्चों को भी मिलेंगी। और जो 30 टॉफियां इन दोस्तों ने इनके कम ली, वो भी 30 टॉफियां इन्हीं बच्चों में बटेंगी। तो ये 30 टॉफियां मैं बांट दूंगा इन्हीं बचे हुए 70 बच्चों में। तो 3/7 इसमें हम लोग जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा 80 सही 3/7। अब हमको देखना होगा कि आंसर हमारा 80 सही 3/7 कहां पर है। 80 सही 3/7, देखिए ये आपका आंसर हो गया। उसने 3/7 को पॉइंट में लिखा है, तो 0.43 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 80 सही 3/7 का मतलब 80.43। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। देखिए तीन संख्याएं होंगी, कोई पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। यानी सारी बातों का कंपेयर, जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो तीसरी संख्या से किया जा रहा है। तो हम पहले तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। अब आप देखिए, पहली संख्या कहा गया है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। 30% अधिक है, यानी पहली संख्या अगर इससे 30 अधिक है तो ये 100 है, तो ये 130 होगा। आगे क्या कहा जा रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। दूसरी संख्या इससे 40 कम है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। और आगे क्या कहा जा रहा है, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या होगा। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या से, आप देखिए यहां से इसको काट लो, ये रेशियो बन गया। पहली संख्या का रेशियो पूछा जा रहा है किसके किसके साथ, पहली संख्या का रेशियो पूछा जा रहा है पहली और दूसरी के साथ, यानी ए का रेशियो a+b से पूछा जा रहा है। तो a कितना है हमारा, a हमारा 13 है, और a+b कितना हो जाएगा, a+b हो जाएगा 13 + 6। तो यानी कि ये वैल्यू 13 हो गई, नीचे 13 और 6 आप जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर होगा 13/19। 13/19 चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 13/19। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यही तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 रुपए हो, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है, रेट हमको 20% दिया है। तो 20% जो हमको रेट दिया है, सबसे पहले इस रेट को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, भिन्न के रूप में। तो 20% की फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं 1/5 होती है। तीसरे और चौथे वर्ष, यानी मैक्सिमम आप 4 सालों तक की बात कर रहे हो, तो 4 सालों तक की अगर बात कर रहे हो तो आप एक काम कर लीजिए, पहले उस वस्तु की कीमत कुछ मान लीजिए, उस वस्तु की कीमत कुछ मान लीजिए। अब कैसे मानेंगे कीमत, आपको यहां 4 वर्ष तक की बात कह रहा है, तो आप क्या करिए, यहां डिनोमिनेटर में जो इसके हर में संख्या दिख रही है, इसका गुणा 4 बार करिए, यानी 5 का गुणा 4 बार करना है। 5 का गुणा 4 में नहीं करना, 5 का गुणा 4 बार करना है। 5 × 5 × 5 × 5 यानी 625। तो हमने मान लिया कि जो वस्तु की कीमत थी वो 625 रुपए थी। ठीक है, ये अपनी तरफ से हमने मान लिया। ऐसा अगर आप करके चलोगे तो कभी भी आपको पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 100 मान लोगे वस्तु की कीमत, तो आपको दशमलव में आप जाना पड़ेगा, बहुत सारा कैलकुलेशन हैवी हो जाएगा। चलिए करते हैं। अब 4 वर्ष तक की बात कर रहा है, तो पहले मैं 4 वर्ष तक की इसकी सीआई निकाल लेता हूं। सीआई क्यों निकाल लेंगे भाई, क्योंकि हर साल 20% वैल्यू बढ़ रही है। पहले 100 का 20 बढ़ेगा, फिर उस बढ़ी हुई वैल्यू का 20 बढ़ेगा, फिर उस बढ़ी हुई वैल्यू का, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज ही तो चल रहा। तो पहले 20% हम बढ़ाते हैं। 20% का मतलब 1/5। 625 का 1/5 कितना होगा, 125। फिर इसका 1/5 निकालोगे, 125, और ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका 1/5 हो जाएगा 25। फिर 125 आएगा, इसका 1/5, इसका 1/5 भी 25, इसका भी 1/5 25। तो 25 और 25 को 2 बार लिख दें ऐसे सीधे सीधे 50। इसका 1/5 भी आएगा तो वो 5 होगा। फिर इसका 1/5 होगा 125, इसका 1/5 25, इसका 1/5 25, इसका 1/5 25। तो 25 25 3 बार 75। इसका 1/5 5 होगा, इसका 1/5 10 होगा, और इसका 1/5 1 होगा।
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप तो सीआई वाले सवाल जो है वो रेशियो से करवाते हैं, तो 4 साल के लिए हम लोगों को तो रेशियो याद है 4 6 4 1। देखो बच्चा, वो लगा सकते थे, लेकिन वो तब लगाते जब हम लोगों को पूरे 4 साल का टोटल वैल्यू पूछता। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है तीसरे वर्ष का, पर्टिकुलर तीसरे वर्ष का, यानी ये तीसरे वर्ष की वैल्यू हो गई, ये चौथे वर्ष की वैल्यू हो गई। तो यहां पर्टिकुलर तीसरे वर्ष और पर्टिकुलर चौथे वर्ष जाना है। तो इस वजह से अगर आप रेशियो अप्लाई करते हो 4 6 4 1, तो उसमें टोटल वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन ये अलग से आपको वैल्यू तीसरे चौथे वर्ष की नहीं मिल पाएगी। इसलिए वहां पे हमने रेशियो नहीं अप्लाई किया, इस तरीके से क्वेश्चन को किया, स्टेप बाय स्टेप। अब पढ़िए क्या कह रहा है। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर। जरा तीसरे वर्ष की कीमत देखिए। तीसरे वर्ष के अंत में, ये तीसरे वर्ष की वैल्यू है, तीसरे वर्ष की वैल्यू अगर मैं जोड़ूं इसको तो 125 और 5 30, और ये 50 180 हो गया। ये तीसरे वर्ष की कीमत हो गई। चौथे वर्ष की कीमत अगर देखी जाए, 125 75 200 215 216 हो गया, 216। अब इसी 180 और 216 के अंतर की बात हो रही है, तो 180 और 216 में अंतर कितने का होगा? 180 और 216 में हमारा जो अंतर बनेगा वो अंतर बनेगा हमारा 36 का, और वो 36 का अंतर कितने के बराबर दिया है? वो दिया हुआ है 86.40। 86.40। कहा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत क्या होगी। दूसरे वर्ष के अंत में, जरा दूसरे वर्ष का देख लीजिए, ये दूसरा वर्ष है, ये दूसरा वर्ष हो गया। दूसरे वर्ष की अगर मैं कीमत देखूं तो 125 और 25 हमारा 150 हो जाएगा, यानी मुझको 150 की वैल्यू पूछ रहा है। मुझे 36 की वैल्यू मालूम है और मुझे 150 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसी 86.40 में 36 से डिवाइड करके 150 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हो, काटोगे 6 से कट जाएगा, 6 छक्का 36, 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और ऊपर 6 से फिर काट लो। अगर मैं 6 से अगर यहां काट देता हूं, 6 एकम 6, ठीक है, यहाँ 6 एकम 6, और फिर हमारा बचा 2 6 चौका 24, और फिर 2 बचा 6 चौका 24, तो 14.4 बचा। 14.4 में गुणा कितने का हो रहा है भाई? गुणा हो रहा है 25 का। तो 14.4 में 25 का गुणा करिए, 25 चौका 100, 0 बचा, 10 हुआ, 0 लगा 10 हुआ, 25 चौका 100, 10 110, 110 का 0, फिर 11 बचा, 25 से कम 25, 11 36, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 360। 360, तो 360 देखते हैं आंसर, 360 हमारा डी ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आएगा। सवाल बहुत अच्छा था, लैंग्वेज थोड़ी सी काफी थोड़ी घूमी हुई थी। ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस थे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ही सवाल सही से कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है पर 13,000 रुपए उधार लिए, जो 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने हैं। प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी? ठीक है, अगर देखा जाए तो यहां पे 8% का रेट दिया हुआ है और समय कह रहा है 2 वर्ष का। प्रिंसिपल यानी मूलधन हमको दिया हुआ है 13,000, और हमसे इंस्टॉलमेंट हमसे यानी किस्त की वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए अर्धवार्षिक की बात हो रही है। अर्धवार्षिक का मतलब हो जाएगा 8% का आधा हो जाएगा यानी 4%, और अर्धवार्षिक 2 साल में आपका 4 बार आएगा। ठीक है, हमने आपको सीआई में किस्त की बात बताई होगी। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त है। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आपको किस्त निकालनी है तो आपको पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल पेन नहीं उठाना, ऑप्शन से आप आंसर करोगे। कैसे करोगे आपको हमने बताया होगा। 4% की पहले फ्रैक्शन बना लो, 4% की फ्रैक्शन 1/25 होगा। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या? 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि 13,000 रुपए उधार लिए, 2 वर्ष में समान किस्त में देना है। ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? ठीक, तो देखते हैं। तो 8% हमारा वार्षिक है, और यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है? अर्धवार्षिक नहीं कह रहा ना, अर्धवार्षिक कहाँ पढ़ लिया मैंने? अर्धवार्षिक नहीं है, सॉरी, अर्धवार्षिक नहीं है। वही हम कह रहे हैं कि कहीं हमें गलत लगा कुछ। अर्धवार्षिक नहीं है, सॉरी, अर्धवार्षिक नहीं है, वार्षिक ही है, कोई बात नहीं। तो 8% है, 8% की फ्रैक्शन अगर बना ले तो 8% की फ्रैक्शन 2/25 हो जाएगी। 25
2/25 हो गई। अब आपको करना क्या होता है, 25 में 2 जोड़ दो, 25 में 2 जोड़ोगे तो वैल्यू हो जाएगी 27। आपको बस ये चेक करना होता है कौन सा आंसर ऐसा है जो 27 से हमारा कट रहा है। तो 27 से कटने वाला आंसर हमको देखना होगा। और साथ में अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन 27 से कट जाए तो हमारा ऑप्शन 27 से उतनी बार तक कटेगा जितने साल की किस्त होगी। यहां कितने साल की किस्त की बात हो रही है, 2 साल की। तो यानी हमारा जो भी आंसर होगा वो 27 से 2 बार तक कटेगा। अब 27 से 2 बार कटने का मतलब 27 का स्क्वायर 729, 729 के मल्टीपल में। अब यहां देखिए कितना अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, ये ऑप्शन, यही हमारा सही आंसर है। 27 से ये वैल्यू हमारी 2 बार तक कट रही है। हो सकता है कोई वैल्यू और हो जो 27 से 1 बार कट रही हो, लेकिन 27 से 2 बार तक कटने वाली वैल्यू ये हमारी दिख रही है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसको प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है, और ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, अगर इसको मेथड से अगर पूरा करें तो मेथड से कैसे करेंगे, देखिए मेथड से कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से चीजें लंबी हो जाती हैं, तो फॉर्मूले से मत करिए। हमने आपको इसको बताया हुआ है कैसे करना है। आपको करना क्या होता है कि एक तरफ रखना होता है प्रिंसिपल और दूसरी तरफ रखना होता है इंस्टॉलमेंट। एक तरफ यहां रखो 25 और 25 में 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 27। दूसरे साल जाओ तो स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। अब क्या करना होगा, इस किस्त की वैल्यू इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को बराबर करना होगा। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 27 का मल्टीप्लाई होगा। अगर यहां 27 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां भी कर लेना 27 का मल्टीप्लाई। 27 और 25 अगर गुणा करें तो 27 और 25 का गुणा कितना हो जाएगा, 675, 675। अब मूलधन की वैल्यू जोड़ दो, 675 और 625 अगर जोड़ा जाए तो 1300 होता है, तो मूलधन की वैल्यू 1300 हो गई। प्रत्येक साल की किस्त चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो वो हमारी 729 ही होगी। अब हमको देखिए क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है, क्वेश्चन में मूलधन 13,000 दिया है। 13,000 का मतलब ये हो गया कि एक जीरो बढ़ा हुआ है, यानी 10 गुना हो गया। तो 10 गुना हो गया तो आप इस वाली राशि को, इस किस्त वाली राशि को 10 गुना कर दो। जब इसका 10 गुना कर दोगे तो 7290 हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्यों में 140 रुपए का अंतर हो तो इस पूरे सौदे में कितना लाभ हो। अब यहां से देखिए दोनों का कह रहा है कि समान मूल्य पर खरीदता है, यानी सीपी दोनों का बराबर है। पहले का सीपी अगर 100 ले लें तो दूसरे का जो सीपी होगा वो भी 100 होगा। इसने एक को बेचा है 15% लाभ पर, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115, और दूसरे को इसने सेल किया है पहले को इसने सेल किया 15 लाभ पे, दूसरे को 5% हानि पे। 5% हानि का मतलब इसने 95 पर सेल किया है, ठीक है। सीपी दोनों का बराबर कह रहा था, क्रय मूल्य बराबर कर लिया। पहले पे 15 का लाभ हो रहा था, दूसरे पे 5 की हानि हो रही थी। 15 का लाभ और 115 और 95, 115 और 95 के विक्रय मूल्य में अगर अंतर देखें तो ये अंतर 20% का बन रहा है, ठीक है। इसको परसेंटेज चाहो तो लिख लो ऐसे। वो 20% का अंतर जो है रुपए में हमें कितना दिया हुआ है, वो 20% का अंतर रुपए में हमको 140 दिया है। तो 20% की वैल्यू रुपए में हमें 140 दी गई है। पूछा क्या जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है पूरे सौदे पर कितना लाभ हुआ। आप देख सकते हैं कि यहां पे अगर इसका टोटल क्रय मूल्य जोड़ा जाए तो 100 और 100, इसका टोटल क्रय मूल्य 200 हो रहा है। और विक्रय मूल्य अगर इसका जोड़ा जाए तो विक्रय मूल्य जोड़ने पे ये हो रहा है 210। बोलो भाई, तो क्रय मूल्य अगर 200 है और विक्रय मूल्य 210 है तो लाभ कितना हुआ, लाभ 10 का हुआ। तो यानी कि मुझे लाभ अगर निकालना है तो मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है। 20 की वैल्यू 140 है तो 10 की वैल्यू इसकी आधी होगी, तो 140 का आधा हो जाएगा 70 रुपए। 70 रुपए, देखिए 70 रुपए आंसर में है क्या, 70 रुपए बिल्कुल है, यानी चौथा ऑप्शन। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 पर 12.5% की छूट है। 4900 में कितनी कमीज खरीदी जा सकती है। देखिए 8400 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है वो 8400 रुपया है। उसने ये कितनी वस्तुओं का अंकित मूल्य, 6 कमीजों का अंकित मूल्य है 8400 रुपए। इसने 12.5% की छूट दी। 12.5% की फ्रैक्शन हम सब लोग जानते हैं, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। अगर 8 की वस्तु 1 की छूट पे बेच रहे हो तो यानी 7/8 में बेच रहे हो। 8 में 1 की छूट देने का मतलब है कि आपने इसको 7/8 में बेचा है। 7/8 कर लो
8400 का 7/8 यहीं कर लो। 8400 का अगर आप 7/8 करोगे तो 8 से 8 कटा एक बार में, 8 बचे 40, 0, यानी कि अब 0 या ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, 1050 गुणे 7, इतने रुपए में कितनी कमीजें मिल रही हैं भैया? 6 कमीजें। ये 6 कमीजों का मूल्य है। उसने 8400 पे 12.5% की छूट दी है। आप ऐसा भी कर सकते थे, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, इसका 1/8 निकाल के घटा लेते, इसका 1/8 निकाल के घटा लोगे, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मैंने इसका 7/8 निकाल लिया, तो ये 7/8 इतना आया। ये इसका सेलिंग प्राइस है जो 6 कमीजों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। वो कह रहा है कितने रुपए में चाहिए उसको? चाहिए जो 4900 में। कितने में चाहिए? 4900 में चाहिए। तो इतने रुपए में इतनी कमीजें मिल रही हैं, तो 4900 में कितनी मिलेंगी? तो 6 में हम इनका भाग कर दें और 4900 का ऊपर गुणा कर दें, तो कमीजों की संख्या आ जाएगी। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 से अगर काटोगे तो 700 हो जाएगा, 7 7 49, एक 0 इधर कट गया, और 7 से काटोगे फिर ये 10, और ये 7 से कटा तो 15 हो जाएगा। और क्या कट जाएगा? 5 3 15, 5 दूना 10, और 3 से कटा 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी कुल कमीजें कितनी मिलेंगी? 4 मिलेंगी। 4 कमीजें देखते हैं आंसर, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्या है? 0.25 अपॉन x इज इक्वल टू 5/6, यही लिखा हुआ है। मैं x का मान, कितना आसान सवाल आया है, x का मान। तो x का मान निकालना है तो इसका गुणा कर दो, तो 0.6, या तो आप काट भी सकते हो, तो 5 से काटोगे तो 0.05 हो जाएगा, और 5 छका 30, यानी 0.3, x की वैल्यू हो जाएगी 0.3। सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.3 आ जाएगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए। 3 संख्याएं 4 3 7 के अनुपात में है। इनका एचसीएफ जो है वो 6 है। एचसीएफ जो है वो क्या है? 6 है। पूछा क्या जा रहा है? इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग क्या होगा? अब एचसीएफ का मतलब है कि एचसीएफ सब में कॉमन होगा, वो एचसीएफ इसके गुणे में भी होगा, इसके गुणे में भी होगा, इसके गुणे में भी होगा। तो आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 4 गुणे 6। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो। ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं, और इन संख्याओं का योग कह रहा है तो इनको जोड़ दो। आप देख पा रहे हो कि 6 तीनों में आएगा, 6 तीनों में आएगा, तो 6 तो कॉमन होगा, और अंदर वैल्यू 4 3 7 7 14 हो जाएगी, और 14 में 6 का गुणा करोगे तो 14 छका 84, या सीधा सीधा ऐसे कर सकते थे, इनको जोड़ लेते और इसी एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते। 7 3 10 4 14, 14 गुणे 6, 14 छका 84, तो आंसर 84 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अगला लास्ट सवाल आज का। श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 रुपए का निवेश 1 वर्ष के लिए सावधि जमा में किया। सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि, यानी आपको क्या दिया हुआ है? आपको प्रिंसिपल दिया है, यानी मूलधन, मूलधन दिया हुआ है कितना? 50,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमको 8%, लेकिन अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्धवार्षिक कह रहा है, यहां अर्धवार्षिक कह रहा है, हाँ कह रहा है बिल्कुल अर्धवार्षिक, तो 4% हो जाएगा, और 1 साल का समय कह रहा है। 1 वर्ष का मतलब हो जाएगा कि अर्धवार्षिक रूप से अगर लेके जाओगे तो 2 बार लेके जाओगे अर्धवार्षिक में। पूछ रहा है सावधि जमा की अवधि पूरे होने पर कितनी राशि। कितनी राशि का मतलब हमसे अमाउंट यानी मिश्रण पूछ रहा है, तो मिश्रण का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो दिया ही है, ब्याज निकाल लें और जो ब्याज आएगा उसको इस मूलधन में जोड़ दें। चलिए निकालते हैं। 2 बार जाना है तो 2 बार का रेशियो हम जानते हैं 2:1 होता है, ठीक है। 2 बार का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। 4% की फ्रैक्शन अगर बनाओगे तो 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है। इसमें अगर 25 का भाग करें तो 25 का भाग करोगे 25 गुना 50, और 3 0 बढ़ जाएगा। इसमें अगर 25 का भाग करें, 25 से काटोगे तो 25/200, और 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 4000, ये हो गया 80, तो ये वैल्यू हो गई 4080। ये 4080 हमारा क्या आ गया? सीआई आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो मूलधन में इसको जोड़ दो। मूलधन हमारा कितना है? सीधा सीधे लिख दो, 50,000 हमारा मूलधन, 4080, 50 और 4 अगर जोड़ोगे तो 54,080। तो 54,080 जरा देखिए आंसर होना चाहिए, तो 54,080 हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो उम्मीद है आपको आज का सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन फिर भी लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। आज का सेशन यहीं तक। हम लोग कोशिश करेंगे कि मंडे से हम लोग लाइव क्लास करें। लाइव क्लास की जो भी टाइमिंग होगी उसको आपको पहले ही बता दिया जाएगा, टाइमिंग क्या होगी, तो उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करिए। आज का क्लास यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।